संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं ज्ञानविज्ञानपोषकं वेदतत्त्वार्थसञ्जुष्टं लोका आलोककरं शिवम्। ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य वयम् अष्टमीकक्षायाः 14. पाठः आर्यभट्टः इत्यस्य भावार्थं ज्ञास्यामः। आर्यभट्टः आर्यभट्ट एक संस्कृतज्ञ, ज्योतिषी, गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे। उन्हीं के बारे में इस पाठ में बताया गया है। इदानीं पाठं प्रति चलामः। इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा? आर्यभट्टस्य परिचयम्, आविष्कार विषये ज्ञानं, विज्ञान विषये ज्ञानं, सूर्य चंद्र ग्रहणयोः विषये ज्ञानं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, अंधविश्वासम नश्यति, जो विज्ञान को लेकर लोगों में एक अंधविश्वास है सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में, उस अंधविश्वास का इस पाठ को पढ़कर जो है वो नाश होगा, हमारा अंधविश्वास है वो खत्म होगा। संस्कृतज्ञानां ज्ञानम भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, निधि खजाना है। ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, दीर्घ यानी लंबी, सुविशिष्ट दीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। मनीषी मतलब बुद्धिमान लोगों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। पूर्व दिशायां उदेति सूर्यः, पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, यह संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए यत् सूर्यः गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला, या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है। यह आज के समय का स्थापित सिद्धांत है। सिद्धान्तः अयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, इस सिद्धांत को सबसे पहले जिन्होंने प्रवर्तित किया स आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। वह महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा से प्रचलित रूढ़ी जो मान्यता है उसका उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहरितम, उन्होंने उदाहरण दिया, यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः, कि गतिशील नाव में बैठा हुआ मानव नौकाम स्थिराम अनुभवति, नाव को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्यां अवस्थितः मानवः, इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी में बैठा हुआ मानव पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति, और
सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476 ख्रीस्ताब्दे 670 अधिक 400 वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति। 476 वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। उन्हीं के द्वारा लिखे गए आर्यभटीयम् इस ग्रंथ में उल्लेख है। ग्रंथः अयं तेन 23तमे वयसि विरचितः। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में लिखा गया। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते, इतिहास के स्रोतों से ज्ञात होता है यत् कि पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगाया जाता है यत् कि तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबद्ध है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ संख्याओं की गणना का महत्व है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसीति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव, गणितीय पद्धति से किए गए आकलन का आधार लेकर ही तेन प्रतिपादितम, उन्होंने प्रतिपादन किया यत् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम, कि ग्रहण में राहु और केतु नामक जो राक्षस हैं वो कारण नहीं है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये 3 ही कारण है। सूर्यम परितः भ्रमन्त्याः, ये सूर्य है, इसके परितः मतलब चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के। चंद्र से परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोगाद ग्रहणम भवति, संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। आइए हम समझते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। ये पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये चंद्रमा है। तो ये जब ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है और इसकी जो प्राक छाया है, ये इसकी प्राक छाया है, तो इस छाया के द्वारा जो ये चंद्रमा है इसका प्रकाश रुक जाता है। पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। तथैव, उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में समागतस्य चंद्रस्य, आए हुए चंद्रमा की छायापातेन, छाया से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इन दोनों के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब चंद्रमा आता है और चंद्रमा की जो छाया है वो सूर्य पर गिरती है, सूर्य का प्रकाश रुकता है तो सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने पर प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा हुई। स पंडितं मन्यानाम् उपहास पात्रं जातम्,
वह जो अपने आप को ज्ञानी मानते थे ऐसे लोगों के उपहास के पात्र, मजाक के पात्र हो गए। पुनरपि तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी जो दृष्टि है वो काल को भी पीछे छोड़ने वाली देखी गई। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया, रखा गया। ये जो हमारा प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट, उसका चित्र है। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के उसी प्रकार विज्ञान परंपरा के यह एक शिखर पुरुष थे। अब ये योग्यता विस्तार पाठ में ही अतिरिक्त ये दिया हुआ है। आर्यभट्ट को अश्मकाचार्य नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद है। कोई उन्हें पाटलिपुत्र का कहते हैं तो कोई महाराष्ट्र का। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हुए पाई का मान निर्धारित किया। उन्होंने दशमलव के बाद के 4 अंकों तक पाई के मान को निकाला। उनकी दृष्टि में पाई का मान है 3.1416। आधुनिक गणित में पाई का मान दशमलव के बाद 7 अंकों तक जाना जा सका है। तदनुसार पाई बराबर 3.14169626। भारतीय ज्योतिष शास्त्र वैदिक युग में यज्ञ के काल अर्थात शुभ मुहूर्त के ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र का उद्भव हुआ। कालांतर में इसके अंतर्गत ग्रहों का संचार, वर्ष, मास, पक्ष, वार, तिथि, घंटा आदि पर गहन विचार किया जाने लगा। लगध, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, बाल गंगाधर तिलक, रामानुजन आदि हमारे देश के प्रमुख ज्योतिष शास्त्री हैं। आर्यभट्टीयम सौर सिद्धांतः, बृहत् संहिता, लीलावती, पंच सिद्धांतिका आदि ज्योतिष के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ हैं। आर्यभट्टीयम जो आर्यभट्ट ने लिखा, उनकी पुस्तक का नाम है। तो आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ 20 आर्या छंदों में निबद्ध है। इसमें ग्रहों की गणना के लिए कली संवत 499 ईस्वी में 3600 कली संवत को निश्चित किया गया है। अब गणित ज्योतिष किसे कहते हैं? संख्या के द्वारा जहाँ काल की गणना हो वह गणित ज्योतिष है। और ज्योतिष शास्त्र की 3 विधाओं यथा सिद्धांत, फलित एवं गणित में ये सर्वाधिक प्रमुख है। फलित ज्योतिष, इसके अंतर्गत ग्रह नक्षत्रों आदि की स्थिति के आधार पर भाग्य, कर्म आदि का विवेचन किया जाता है। वेधशाला ग्रह नक्षत्र आदि की गति स्थिति की जानकारी जहाँ गणना तथा यांत्रिक विधि आधार पर ली जाए वह वेधशाला है। यथा जंतर मंतर, जो जंतर मंतर है ये वेधशाला है। ये 5 जगह पर बनाई गई है। पहला जो जंतर मंतर है जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी, इन 5 जगहों पर ये जंतर मंतर बनाए गए हैं जिन्हें वेधशाला भी कहते हैं। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।